हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस बात से अवगत हैं कि 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला में अपना मिलिट्री ऑपरेशन किया और जिसके तहत वहाँ के जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को अपनी हिरासत में ली। तो यूएस इसका रीजन यूएस की तरफ से दिया गया, दैट वाज नार्को टेररिज्म। दैट वाज द मेन एक्सक्यूज फॉर अटैकिंग वेनेजुएला। लेकिन वहाँ के भी जो यूएस की जो स्ट्रेटजी कम्युनिटी है या आउटसाइड कर लें यूएस, उन लोगों का मानना है कि भाई ये नार्को टेररिज्म इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वेनेजुएला इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ड्रग्स। और ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला कोई यूएस के लिए एक थ्रेट है। द मेन रीजन इज वेनेजुएलाज ह्यूज वाइल्ड रिसोर्सेस, क्योंकि वेनेजुएला में जो है वो ऑलमोस्ट 17% ऑफ नोन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड वो वेनेजुएला में है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 300 बिलियन बैरल्स। और ऐसे अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों को मिला करके जितना ऑयल रिजर्व है दैट अलोन वेनेजुएला होल्ड्स। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजी कम्युनिटी और बहुत सारे स्ट्रेटजिक थिंकर्स वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भाई यूएस की जो नज़र है वो वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पर, और इसीलिए वेनेजुएला पर अटैक किया गया। लेकिन अगर इस दोनों में सच्चाई है, ये बात नहीं है कि हाँ ये नार्को टेररिज्म या ये जो ऑयल रिसोर्सेज हैं ये है, लेकिन दीज आर नॉट द प्राइमरी रीजन। ये बेसिकली सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन अगेन इट इज़ द पावर पॉलिटिक्स, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, और उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हम वहाँ देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जैसे ही जनवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है, उसके बाद ही ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट में और इवन अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में एक टैरिफ वॉर स्टार्ट करता है, और चाइना पर तो ऑलमोस्ट 150% तक टैरिफ इम्पोज किया गया। लेकिन जब चाइना ने अपना जो लिवरेज है उसको यूज करना शुरू किया, तो दैट इज़ द सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ एंड मैग्नेट्स, उसको चाइना ने जब कंट्रोल करना शुरू किया तब यूएस को ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मजबूरी है, उनको अपना लिमिटेशंस पता होने लगा। एंड देन यूएस की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना उसमें एक चेंज आता है। माने यूएस वांटेड टू हैव समहाउ अ ट्रेड डील, और जिसका हम फाइनली देखते हैं कि अक्टूबर में बुसान समिट होती है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और वहाँ 1 साल के लिए एक कहने की ट्रेड डील फाइनल हो गया, जिसमें कि चाइना यूएस को रेयर अर्थ और अदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे, और यूएस ने भी ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर दिया चाइनीज़ गुड्स के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज किया गया था। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई चाइना हैज़ वोन द फर्स्ट राउंड, और चाइना ऑलमोस्ट पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। अभी भी अगर आप देखें कि इस वेनेजुएला ऑपरेशन के पहले तक चाइना को लग रहा था कि वी विल समहाउ डील विथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन इफेक्टिव मैनर। और उसके बाद जब दिसंबर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आता है, तो उसमें भी चाइना को या चाइना के बारे में जो भी लैंग्वेज यूज किया गया वो बड़ा कॉन्सलेटरी था और बड़ा सॉफ्ट कह सकते हैं। China and Russia, they were not depicted as existential threats. China was basically regarded as just economic rival, and the objective of Trump administration was declared to be, to finalize a mutually advantageous trade deal. ये बस उतना ही था। इवन अगर आप देखें कि इंडो पैसिफिक दैट वाज सपोज टू बी द मेन बैटल ग्राउंड फॉर पावर राइवलरी, तो उस वहाँ भी यूएस ने इस एरिया को, इंडो पैसिफिक को इम्पोर्टेंट तो रखा, लेकिन वहाँ यूएस का जो कंसंट्रेशन है अपना फोर्स
प्रोजेक्शन दैट वाज एट लो। वहाँ इंडो पैसिफिक को मैनेज करने के लिए बेसिकली वो अलायंस का ही सहारा लेता है, और उसमें इंडिया was supposed to be the major contributor of security in that region. लेकिन ये जस्ट एक टैक्टिक था, क्योंकि इससे हुआ कि भाई चाइना को भी लगा कि नहीं, अब यूएस हैज समहाउ चेंज्ड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। अब वो कन्फ्रंटेशनल नहीं है, वो ये नहीं चाह रहा कि भाई चाइना को हम कंटेन करें, दैट इज नॉट द मेन प्रायोरिटी। तो चाइना को भी बड़ा, China was also very pleased with the changed tone in US policy. और अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में देखें तो चाइना यूएस का जो मेन फोकस है वो दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। दैट वाज सपोज टू बी द मेन फोकस एरिया ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो कोई भी पावर हो, कोई भी सुपर पावर जब अपने राइवल को डील करता है तो फुल फ्लेज्ड बैटल के पहले उसे अपना जो कह लें कि बैकयार्ड है उसको सिक्योर करना पड़ता है। और इसीलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो अमेरिका का बैकयार्ड है उस पर सारा फोकस हो गया। और अब आप देखें कि इवन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई वी विल इम्प्लीमेंट दिस मनरो डॉक्ट्रिन, और अगर आप उसका लेटर वर्जन कहिए तो डनरो डॉक्ट्रिन। इट मीन्स द एक्सटर्नल पावर्स वोंट बी अलाउड टू स्प्रेड इट्स विंग्स इन दैट रीजन। मनरो के टाइम में जो जेम्स मनरो जो यूएस प्रेसिडेंट थे 1823 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि भाई अमेरिका इज ऑफ लिमिट टू यूरोपियन powers, यानी they cannot colonize these areas or these countries in the region। लेकिन यूएस ने अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हो रहा है उसने भी मोर और लेस द सेम काम किया है। अभी तक हो रहा था कि भाई ये जो चाइना, रसिया, ईरान, क्यूबा, ये सारे जो एंटी यूएस फोर्सेस हैं दे हैड डीपेन देयर प्रेजेंस इन दैट रीजन। इनफैक्ट चाइना को तो हमेशा एक शिकायत रहती थी कि भाई यूएस जो है वो अपने बेसेस हमारे बैकयार्ड में सेटअप कर दिया है। वो जैसे साउथ कोरिया में हो, जापान में हो, इवन फिलीपींस में, हर जगह यूएस के बेसेस हैं। उसके अलावा ताइवान को भी आर्म सप्लाई करता है। तो इससे चाइना को बड़ी नाराज़गी थी। वो देखता था कि भाई यूएस हमारे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें अपनी प्रेजेंस को कम करने के बदले और बढ़ा रहा है। तो इसके रिएक्शन में अब चाइना ने भी सोचा कि चलो भाई नाउ वी हैव टू रिटर्न द फेवर टू यूएस। तो यूएस का जो बैकयार्ड है दैट इज लैटिन अमेरिकन एरियाज, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, वहाँ सिस्टमेटिकली आप देखें कि चाइना ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया, यानी जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी उसी समय से इन्होंने बढ़ाया है। और वेनेजुएला में तो देखें कि वेनेजुएला में 1999 उस समय ये हुगो चावेज गवर्नमेंट आती है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट, और वो सोशलिस्ट होता है, लेफ्ट विंग गवर्नमेंट होती है। तो उस समय से ही अगर आप देखें कि चाइना को एक बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि वो जो चावेज गवर्नमेंट थी, हुगो चावेज, वो चाहता था कि भाई यूएस, एक तो पहले वो लेफ्टिस्ट था, यानी उसकी जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, तो वो उनका जो यूएस में वो उस तरह का फेथ में, क्योंकि यूएस के आइडियोलॉजी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और उसके जस्ट रिवर्स में, माने बोथ आइडियोलॉजी आर बेसिकली डायमेट्रिकली अपोजिट। तो उस समय से आते ही उन्होंने अपना यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस था, इकोनॉमिक डिपेंडेंस या स्ट्रेटजिकली, उसको घटाना शुरू किया, और उसके कारण ये नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। और यूएस, ये चाइना, रसिया, दे वर द आइडियल पार्टनर्स फॉर द सोशलिस्ट गवर्नमेंट एट दैट टाइम। चाइना को भी लगा कि भाई ये भी हमारे लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जिस तरह से यूएस मेरे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने
एक यानी पैठ बढ़ा रहा है, तो सिमिलरली वी हैव टू डू दैट देयर एंड वी हैव टू क्रिएट ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन यूएस बैकयार्ड। और उसके बाद ये यूएस ये चाइनीज एफर्ट जारी होता है। और उसके अलावा अगर देखें कि इकोनॉमिक रीजन भी चाइना को मिल गया, क्योंकि उस समय माने अर्ली 21st सेंचुरी उसके फर्स्ट डिकेड में अगर देखें तो चाइनीज इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट रैपिड पेस, डबल डिजिट ग्रोथ रेट था। तो उस समय उसे भी एक ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज या अदर मिनरल्स की जरूरत होती थी। और फॉर्चुनेटली वेनेजुएला इट इज वेरी रिच इन ऑयल, माने इट हैज मोर देन $300 बिलियन बैरल्स इन इट्स रिजर्व्स। तो उसके बाद और उसके बाद है कि मिनरल रिसोर्सेज भी थे इसके पास काफ़ी, माने जैसे कॉपर हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, इवन रेयर अर्थ सारे वहाँ मौजूद है। उसके अलावा चाइना को एक और एडवांटेज मिल गया कि नाउ दे कैन सेल देयर वीपन्स टू वेनेजुएलन गवर्नमेंट। तो इस तरह चाइना और वेनेजुएला दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा ही कम्प्लीमेंट्री पार्टनर के तौर पर डेवलप हो। और उसी के साथ आप देखें कि दोनों की जो कॉपरेशन है वो स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये जो चाइना की जो मेन स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसने वेनेजुएलन स्टेट की कंपनी, स्टेट ओन्ड कंपनी, उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया ऑयल इंडस्ट्री में डेवलप करने के लिए, और दैट इज कॉल्ड पेट्रोसाइनोवेंसा, ये ज्वाइंट वेंचर, और जिसका मेन पर्पस है कि भाई ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसके जो एक्स्ट्रा हेवी क्रूड है उसी को डेवलप करना। दैट वाज द मेन पर्पस। और अभी अगर आप देखें कि प्रेजेंट में माने CNPC, ये चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, दिस इज द बिगेस्ट कंपनी, फॉरेन कंपनी विथ हैव लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑयल इंडस्ट्री। अदर जो मिनरल सेक्टर हैं उसमें भी चाइनीज कंपनियों ने खूब अपना इन्वेस्टमेंट किया। 2017 में जाकर के जब स्थिति थोड़ी चेंज होती है, 2017 में हुआ कि भाई यूएस ने अपने जो सैंक्शंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिया और ऑयल प्राइसेस में भी एक क्रैश हुआ, उसके भी प्राइसेस काफ़ी नीचे है। तो दैट अफेक्टेड नेगेटिवली वेनेजुएला एबिलिटी टू पे चाइनीज। तो उसके बाद चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ी सी रोक लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें कि उस समय तक जैसे यूएस बेस्ड एक रिसर्च लैब है एड डेटा, उसके हिसाब से कि चाइना का ऑलमोस्ट $105 बिलियन 2016 में तक वेनेजुएला के ऊपर कर्ज था, $105 बिलियन। और इवन अब तो है कि भाई चाइना का जो एक कर्ज है बहुत हद तक वेनेजुएला ने चुका दिया है, लेकिन अभी भी $10 to 15 बिलियन इज सपोज टू बी देयर। उसके अलावे अब देखें कि जो 2017 के बाद हो गया कि भाई चाइना का जो लोन बेसिकली उसमें कमी आई है, लेकिन चाइनीज कंपनी दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट 2024 में चाइना कॉनकॉर्ड रिसोर्स कॉरपोरेशन उसने एक डील साइन किया कि जस्ट टू डेवलप 2 ऑयल फील्ड्स दैट विल प्रोड्यूस 60,000 बैरल पर डे बाय 2026, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन। तो इस तरह से चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा, भले ये जो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन दे रहा था उसमें कमी आ गई। उसके बाद 2017 में के बाद उन्होंने न्यू लोन देना बंद कर दिया, और इनफैक्ट दे वर फोर्स टू रीस्ट्रक्चर द ओल्ड लोन्स। तो दैट वाज द कंटिन्यूटी बिटवीन और द एक्सटेंट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड वेनेजुएला। इनफैक्ट जब यूएस का जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ वेनेजुएला में, उसके जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मादुरो हैड ए मीटिंग विथ चाइनीज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर लैटिन अमेरिकन साओ ची। तो इससे आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरह
अपने पैठ वेनेजुएला में बढ़ा लिया था। ऑलमोस्ट ये केवल ऑयल इंडस्ट्री में नहीं, इवन आप टेलीकॉम में देखें तो चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। टेलीकॉम में जो चाइनीज़ कंपनी हुआवे और जेटी है, ये मेन प्लेयर है। इनफैक्ट 2004 में ही हुआवे टेक्नोलॉजी हैड गॉट मेजर contract worth $250 million to improve the fiber optic infrastructure. उसी तरह अगर अपने जेटी, it was the main company to develop home card ID for Venezuelans, और इसके माध्यम से होता था कि भाई इस आईडी के ही थ्रू वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, दे कैन हैव एक्सेस टू स्टेट्स सब्सिडीज। तो इस तरह से देखें कि चाइनीज दे वर डीपली इम्बेडेड इन वेनेजुएलन इकोसिस्टम। इवन मिलिट्री में भी देखें तो डिफेंस के जो है, चाइना सोल्ड लॉन्ग रेंज रडार्स टू कीप एन आई ऑन यूएस एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं है, यूएस को पहले से मालूम था कि किस तरह से एंटी यूएस फोर्सेस आर देयर, और इसीलिए यूएस का सबसे बड़ा जो गोल, जैसे उसने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में अपना हाईलाइट किया कि भाई वी हैव टू रीस्टोर यूएस प्राइमेसी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी उनका इसका ये तो है कि प्राइमेसी को इस्टेब्लिश करना, लेकिन इसका एक अलग कह लें कि जो सब टेक्स्ट था वो यही कि टू सैनिटाइज द रीजन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस। क्योंकि कभी भी आप देखें कि सुपर पावर जो भी हो, अभी वाले हो या पहले वाले, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन देयर बैकयार्ड, और इसीलिए ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी रही है। अब इसी से आप देखें कि किस तरह ओपन तो राइवलरी नहीं हुई, ओपनली तो पब्लिकली तो यूएस ने चाइना को अपना कंपेटिटर भी डिक्लेयर नहीं किया, स्ट्रेटेजिक राइवल भी नहीं कहा। जैसे कि अगर आप देखें 2017 का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसमें ओपनली कहा गया कि इट इज सिस्टमिक राइवल एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाज सपोज टू बी द गोल और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। लेकिन इस एक एक्शन से किस तरह चाइना को कह लें कि अपनी औकात पता चल गया, और किस तरह से चाइना हैज़ बीन पुट ऑन द डिफेंसिव। क्योंकि एक तो हो गया कि भाई अभी तक माने 90% जो वेनेजुएलन ऑयल दैट वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना, माने चाइना वाज द मेन परचेजर, और वो भी एट द प्रेफरेंशियल रेट वो लेता था। अगर नॉर्मली अभी जो वेनेजुएला का प्रोडक्शन था वो 9 लाख बैरल्स पर डे, उसमें से 8 लाख यूज टू गो टू चाइना। अब है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या था, भाई अमेरिका विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन परचेज ऑफ वेनेजुएलन ऑयल्स, यानी चाइना फर्स्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई अमेरिका फर्स्ट। उसके बाद है कि भाई वेनेजुएलन गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू ग्रांट एक्सेस टू यूएस कंपनीज, जैसे कि पहले था 1976 में जब फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था ऑयल इंडस्ट्री का, तो उससे पहले अमेरिकन कंपनीज हैड ए फ्री डे देयर। अभी में अब केवल सेवरॉन है जिसका माइनर स्टेक वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री में, और जो मेन हर जगह आप देखें सारे ऑयल फील्ड और जो भी मेन इंडस्ट्री है उसमें मेन जो कंपनी है वो चाइना पेट्रोलियम, नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ही है। तो नाउ all these Chinese companies, they will be put on the background, or they will be forced to dump their stakes, sell their stakes in Venezuelan companies. ऐसा नहीं होगा कि उसको एसेट को कैप्चर कर लिया जाए, इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन ये जो प्रो यूएस गवर्नमेंट और इवन कह लें कि द वेनेजुएलन गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू रिव्यू ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स साइन ड्यूरिंग द मादुरो एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें यही होगा कि भाई जो चाइनीज कंपनीज का वहाँ अभी एसेट है, दे विल बी फोर्स टू सेल देयर एसेट्स, और इवन देयर इक्विटीज स्टेक्स दैट विल बी शार्पली रिड्यूस्ड। इंस्टेड अमेरिकन कंपनीज विल हैव द मेजॉरिटी स्टेक, और दे विल बी द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स इन ऑल द एरियाज। इवन माइनिंग में देख लीजिए कि यूएस का बड़ा इंटरेस्ट होगा,
क्योंकि माइनिंग सेक्टर दैट विल बी आल्सो थ्रोन टू अमेरिकन कंपनीज, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि रेयर अर्थ का भी अच्छा वहाँ कंसंट्रेशन है वेनेजुएला में। तो यूएस तो ऑलरेडी देख रहा है कि भाई चाइना किस तरह से रेयर अर्थ को वेपनाइज कर रहा है, और इट हैज़ ऑलरेडी मूव्ड इन दैट डायरेक्शन। इट हैज़ साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, इवन पाकिस्तान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। तो उसके कारण अब यहाँ का जो वेनेजुएला में जो रेयर अर्थ की जो माइंस हैं उस पर कंप्लीट कंट्रोल यूएस का होगा। तो इस तरह से आर्म्स में भी हो जाएगा वही बात कि अभी तक तो था डिफेंस मार्केट चाइना के लिए ओपन था, चाइना, रशिया, इस सब के लिए, तो वो अब अमेरिकन कंपनी के लिए ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से यूएस ने अपना ऑपरेशन किया, दैट हैज़ एक्सपोज द वर्नरेबिलिटी ऑफ चाइनीज वेपनरी, क्योंकि चाइनीज वेपनरी के होने के बावजूद सारे लॉन्ग रेंज रडार्स और अदर जो भी प्लेटफॉर्म, डिफेंस प्लेटफॉर्म वहाँ होने के बावजूद भी जो वेनेजुएलन मिलिट्री कुड नॉट डू एनीथिंग। तो इससे एक तो चाइना का जो डिफेंस हार्डवेयर है उसकी कह लें कि फजीहत हो गई। एक तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में इसका बुरा हाल था, माने उसमें इसकी जो वीकनेसेस है दैट वेयर एक्सपोज्ड, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चाइनीज रडार थे और एयर डिफेंस सिस्टम सारे थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान अपने आप को सील नहीं कर पाया। और मोर और लेस द सेम थिंग हैपेंड इन वेनेजुएला। तो इस तरह से चाइना के जो एक डिफेंस इंडस्ट्री है उसका को भी एक क्रेडिबिलिटी शॉक लगा है, और ये सारे जो इकोनॉमिक लॉसेस तो हो ही गए। दूसरी तरफ हो गया कि इस तरह से चाइना एक तो अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप किया था कई डिकेड्स के बाद से वहाँ कंसिस्टेंटली थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ऑल दिस ways, in different ways they have tried to create a sphere of influence in US backward, that was lost। तो इस तरह से आप देखें कि ओपनली तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट डिक्लेयर ए वॉर ऑन चाइना, उस फ्रंट पर पब्लिकली तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वेरी रिकॉन्सिलेटरी अप्रोच और कॉन्सिलेटरी अप्रोच टुवर्ड चाइना, लेकिन बिहाइंड द सीन by this or under the garb of securing their backyard, it has dealt a very heavy blow to Chinese। और इसलिए आप देखें कि चाइना का जो रिएक्शन इस यूएस ऑपरेशन के बड़ा ही हार्श है। दे हैव क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स कि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसका वायलेशन हुआ है, नेशनल सॉवरेंटी को वायलेट किया गया, एंड दे हैव क्रिटिसाइज और दे आर क्रिटिसाइजिंग ऑन वेरियस ग्राउंड्स, बट ऑन द ग्राउंड इन रियल टर्म्स एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। और इस तरह से चाइना को भी एक अपना लिमिटेशन पता चल गया, और उससे ये भी पता चलिए कि भाई हम एक इकोनॉमिक जो लिवरेज है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। और देयर आर मेनी वेज in which China too can be put on the defensive, और ये स्पष्ट हो गया। और इनफैक्ट अभी तक लोग जो सोच रहे थे, खास करके जो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की यूएस इज विड्रॉइंग, रिट्रीटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो वेनेजुएला हुआ और अदर लैटिन अमेरिकन कंट्री, चाहे वो मैक्सिको हो या क्यूबा है या इवन कोलंबिया, ऑल हैव गॉट द थ्रेट ऑलरेडी फ्रॉम यूएस कि भाई हमारे जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं उसके साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को ब्रेक करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। क्योंकि अगर आप बिगिनिंग में भी देखें तो 2025 के अर्ली, जस्ट आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ ट्रंप एज द प्रेसिडेंट, पहला एक्शन ही था कि पनामा वाज कंपेल्ड और फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम बीआरआई। तो इस तरह से आप देखें कि यूएस सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ यूएस हैज़ विड्रॉन इनटू इटसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कह लें कि एक प्लान के तहत अपनी स्ट्रेटजिक प्राइमेसी को एस्टेब्लिश अगेन करने जा रहा है।
पहले तो अपने बैकयार्ड में एंड देन इट विल गो आउट। और तब चाइना को और माने कह लें कि रियल थ्रेट महसूस हुआ, क्योंकि अभी तक चाइना को ये रियलाइज नहीं हुआ था। उनको लग रहा था कि भाई वी हैव डील्ड विथ और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डील विथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली उनको एक तरह से धोखा ही दिया है। वर्बली तो कह दिया कि भाई हम आपको अपने राइवल के तौर पर थ्रेट के तौर नहीं हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन से इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है। मैंने वेनेजुएला में तो उन्होंने किया ही। अब देखें कि लैटिन अमेरिका में बेसिकली चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और इवन चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इवन इन सम कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीजन। और उसके बाद अब देखें कि किस तरह से चाइना को नुकसान पहुंचाया जाएगा इकोनॉमिकली। एक तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, तो माने पहले तो वो इकोनॉमिकली दे विल बी गिवन ट्रबल, और उस इकोनॉमिक जो सेटबैक होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली दे विल लूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑल्सो देयर। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है, ग्रेट गेम, इट इज स्टिल ऑन। इट है माने इनका जस्ट एक्सप्रेशन और कह लें कि लैंग्वेज में चेंज आया है, लेकिन रियल में दिस द गेम इज वेरी मच ऑन। धन्यवाद।